कर्जा जो है ना वो अचानक नहीं होता, कर्जा धीरे धीरे बढ़ता है। और कर्ज के साथ ना एक शर्म जुड़ी है, वो भयानक रूप जिसमें बैंक के कॉल्स आते थे, धमकियां देते थे वो लोग कि आपकी 2 बेटियां हैं ना, हम देख लेंगे। रात को हमें बहुत डर लगता था तो पड़ोसियों को बुला लेते थे। इस दौरान 2016 में हमने पापा को खो दिया। 2017 में बिजनेस बिल्कुल ही अपने अंतिम चरण पे था और 2018 तक मैंने अपनी हेल्थ खो दी। 30 साल की उम्र में आप समझ सकते हो 50 लाख का कर्जा आपको कैसा महसूस कराता है। हमारी जिंदगी में ना किसी चीज का डर बैठा हुआ होता है और वो डर आता है हमारे अनुभवों से। ऐसा एक डर मेरे अंदर भी था जो बचपन में बैठ गया था और वो था कर्ज का। कर्ज का ऐसा भयानक रूप देखा था कि सोच लिया था जिंदगी में कभी कर्ज नहीं होने दूंगी। लेकिन कहते हैं ना, नेवर से नेवर। किसे पता था कि 18 साल बाद उसी कर्ज के चलते मुझे अपना 10 साल का बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। हाय, मैं हूँ अनामिका जोशी। मैं एक हिंदी पोएट हूँ और एक एड फिल्म राइटर और डायरेक्टर भी। तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि मिडिल क्लास फैमिली और उसकी परेशानियाँ। तो एक पैसों की तंगी हमारे हमेशा बनी रही परिवार में। तो कोई भी चीज़ बहुत इंतज़ार के बाद मिलती थी, इसलिए हमारे लिए उसकी खुशी भी दोगुनी होती थी। मैं आपको एक झलक देना चाहती हूँ वो जो तंगी होती है ना उसकी, कि सामान थोक में नहीं गिनती में आते हैं। जितनी ज़रूरतें हैं उसके आधे से कम में सब अपना काम चलाते हैं। एक शांत ज्वालामुखी सा पनपता रहता है, बस हम फटते नहीं। मिडिल क्लास में ऐसा ही चलता रहता है। कभी लेट फीस के लिए क्लास के बाहर खड़े हो, कभी अपने अभावों को मजाक में छुपाया है, नहीं मुझे नहीं चाहिए कहकर अपनी इच्छाओं को दबाया है। ये जो हंसी आंखों तक पहुंचती नहीं क्यों दिखाते हो? पैसों की कमी को दूसरे तरीकों से ओवर कॉम्पनसेट कर क्या कभी अपनी दोस्ती निभाते हो? ऐसा ही कुछ बचपन था। आज मैं हिंदी पोएट हूं, पर मेरा बचपन ना केरला में बीता। मैं केरला के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट आलपुड़ा में पैदा हुई। 12वीं तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर साउथ के सारे एलिमेंट्स थे और बहुत प्यार था मुझे केरला से। എനിക്ക് കേരളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ അറിയാം. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് മലയാളം അറിയാമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദിയിൽ തുടർക്കാം നമുക്ക്. इस तरीके से केरला मेरे अंदर बसा हुआ था। बचपन का एक दूसरा पहलू, पापा नौकरी करते थे लेकिन एक कवि भी थे। तो रोज ना मेज पर एक कविता छोड़कर जाते थे और शाम को मम्मी के साथ बैठकर उस पर डिस्कशन करते थे कि इस कविता में क्या सुधार हो सकता है, क्या कमी रह गई है, क्या अच्छा है। तो ये माहौल हमेशा बना रहा, कविताएं सुनाने का, पढ़ने का। पापा की कविता मैं स्कूल में भी सुनाया करती थी। वो बचपन बहुत प्यारा था, पर वो तंगी याद है वो हमेशा बनी रही। इसलिए इंडिविजुअली मम्मी पापा का प्यार बहुत मिला हमें, पर आपस में उनका तालमेल कभी भी सही नहीं रहा। अब आपको डर याद है? वो पहली बार सामना हुआ उस वक्त जब पापा की कंपनी लॉकडाउन हो गई, बंद हो गई और दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उस उम्र में पापा केरल छोड़कर बाहर चले गए। पीछे रह गए हम। कर्जा जो है ना वो अचानक नहीं होता, अचानक नहीं आता आपकी जिंदगी में। आप चुकाने की कोशिश करते हैं, नहीं चुकता, कहीं और से लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि ये कर्जे का पहाड़ इतना बड़ा कब बन जाता है। शायद पापा के साथ भी ऐसा हुआ और ये पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसके सामने बहुत छोटे हो जाते, बोने हो जाते। और कर्ज के साथ ना एक शर्म जुड़ी है, लेकिन उसका भयानक रूप जब देखने को मिला, जब कर्जदार बाहर खड़े रहते थे, मम्मी को आकर धमकियां देते थे कि आपकी 2 बेटियां हैं ना, हम देख लेंगे। स्कूटर जो पापा का बाहर खड़ा रहता था ना, बजाज का, उसको उन लोगों ने आके गिरा दिया। रात को हमें बहुत डर लगता था तो पड़ोसियों को बुला लेते थे कि आप हमारे घर में सो जाओ तो हमें थोड़ी तसल्ली बनी रहे। इस दौरान मैंने मम्मी का ऐसा रूप देखा जो शायद आज मेरी कविताओं की प्रेरणा भी है। माँ का जुझारूपन ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था वो किसी चीज का इंतजार नहीं करती हैं कि शायद एक दिन सब सही हो जाएगा, कि वो ये नहीं सोचती कि शायद होगा, एक दिन होगा कुछ तो बढ़िया सा।
शायद होगा एक दिन होगा कुछ तो बढ़िया सा, शायद सब कुछ वैसा होगा जैसा मैंने सोचा था। शायद मैं भी भरने लगूं ऊंची ऊंची उड़ान, शायद छुआऊं मैं अंबर, बन जाऊं सबकी शान। पर उनको पता था कि शायद कुछ तो रोक रहा है, जाने क्या है पीछे। शायद कुछ तो रोक रहा है, जाने क्या है पीछे। ये शायद ही तो रोक रहा है जो तुझको पीछे खींचे। इस शायद को तू पक्का कर ले, मार ही दे तू छक्का। शब्दों में तू जान ला अपनी, भगा किस्मत का चक्का। और मम्मी ना हमारा चक्का घुमाती रही, छोटे मोटे काम करके हमारा चक्का, हमारा पहिया आगे हमेशा बढ़ता रहा। पर अब वो ऐसा रूप लेने लग गया था कर्जा कि हमें केरला छोड़ना पड़ा, कि मुझे ऐसे सोच के भी डर लगने लगा कि मैं नॉर्थ इंडिया में सरवाइव कैसे करूंगी। ऐसे में बहुत जल्दी अपना सामान समेट कर हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर इसलिए चुना क्योंकि वहां पर हमारे रिश्तेदार थे, मम्मी के घर वाले थे, तो एक सपोर्ट सिस्टम था। इस दौरान मेरे भैया खड़े हुए। भैया ने नौकरी करनी शुरू की, मेरे से महज 5 साल बड़े हैं, पर पूरा घर संभाल लिया। जो भी पैसा आता उससे हमारी पढ़ाई पूरी हो रही थी, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी। सब अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। एक चीज अच्छी हुई कि क्योंकि मैं भैया को देख रही थी जूझते हुए सब बनाए रखने के लिए, हमारे घर को सर्वाइवल मोड पर जिंदा रखने के लिए, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। ग्रेजुएशन में 2nd रैंक लाई, उसके बाद में 1 साल टीचर की नौकरी की। हम सब में वो हमेशा बना रहा कि हमें पैसा कमाना है। पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा एक फ्रिक्शन भरा रहा। आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है ये बहुत जरूरी है समझना। उससे आपको पता चलता है कि आप जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आएगा तो पैसा मुश्किल से ही आएगा। जैसे तैसे ना मैंने दोस्त बनाए जयपुर में। आपको पता है वो केरल से जयपुर आने का धक्का, जयपुर में तो एडजस्ट हो गई, लेकिन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। जो चेंज मुझे अलप्पी से जयपुर आने में फील हुआ था वही मुझे जयपुर से दिल्ली में फील हुआ। लहजे में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं था, तो यही परेशानियाँ कंटिन्यूड रही। मेरे खाने का तरीका, मेरा पहनने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, इन सब पे थोड़े थोड़े सवाल उठते रहे। पीजी डिप्लोमा में मुझे एक साथी मिला। मात्र 1 हफ्ते के अंदर मुझे प्यार हो गया। पूरा पीजी डिप्लोमा जब मैं जयपुर से जो दिल्ली का शिफ्ट था वो इसलिए शायद मैं उस एक्सपीरियंस को अच्छे से निभा पाई क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा बना रहा। और हम दोनों ने फैसला लिया कि हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलेंगे मिलकर। अब आप सोचिए कि 2 कॉपीराइटर्स एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रहे हैं जिसमें कोई डिज़ाइनर है ही नहीं। तो हमने बड़े मुश्किल तरीके से 1 साल निकाला जिसमें हम डीटीपी ऑपरेटर्स के पास जाकर हमारे क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइंस बनाते थे और हमारी एजेंसी में सांस फूंकते जा रहे थे। और धीरे धीरे हमारी टीम बड़ी होने लगी और 5 साल हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाई। अगले 5 साल हमने लाइसेंस्ड मर्चेंडाइज का काम शुरू किया। उस दौरान हमने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। हमने जस्टिन बीबर के लिए, हमने आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए, रेड चिलीज प्रोडक्शंस के लिए, AR रहमान के लिए, इन सब के लिए हमने कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाए। वो डर याद है जो सोचा था कि कभी अपनी जिंदगी में होने नहीं दूंगी, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और एक दिन जब पता चला तो वो ही पहाड़ सामने आके खड़ा हो गया और हम वापस से छोटे हो गए, वापस से बोना फील करने लगे। वो भयानक रूप जिसमें बैंक के कॉल्स आते थे, धमकियां देते थे वो लोग, हमारे परिवार के पास तक भी कॉल्स पहुंच रहे थे, हमारे घर के बाहर वो आकर खड़े हो रहे थे, सारा सब कुछ रिपीट मोड में चल रहा था। इस दौरान 2016 में हमने पापा को खो दिया। 2017 में बिजनेस बिल्कुल ही अपने अंतिम चरण पे था, जहां हमें समझ में आ गया था कि 1 और महीना, 1 और दिन बिजनेस चलाने का मतलब है और कर्जा। और 2018 तक मैंने अपनी हेल्थ खो दी। ये डिप्रेशन वर्ड में नहीं जानती कि उस वक्त क्या होता है। आज मैं पलट के देख के बोलती हूँ कि हाँ मैं डिप्रेस्ड थी। बिस्तर से उठती नहीं थी। वो टीवी पर वो आता है ना कि स्टार दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं वो घंटों तक देखती रहती थी। कोई प्रोग्राम नहीं देखती थी,
बस वो चलता होता था टीवी पर और मैं बिस्तर पे अपनी चादर ओढ़े बस वही देखती रहती थी। और आपकी हेल्थ जब नीचे गिर रही होती है ना, तो लोग बहुत सवाल उठाने लगते हैं कि कोशिश करो, आप तुम ये क्यों नहीं करके देखते, वो क्यों नहीं करके देखते। मुझे उनसे कहना है कि हर उलझन का कोई नाम नहीं होता है, हर उलझन का कोई नाम नहीं होता है, हर परेशानी का सही अंजाम नहीं होता है। कुछ भी नहीं सुहाता जब मन खाली सा होता है, कुछ रास नहीं आता जब दिल अंदर से रोता है। समझ नहीं आता कहाँ ले जा रही है जिंदगी, समझा नहीं पाता खुद को क्या चाह रही है जिंदगी। तुम्हारे ख्याली पुलाव उसे जिंदा मार जाते हैं, अनजान तुम्हारी सोच उसे मजबूर कर जाते हैं। ऐसी ही मजबूरी में उस वक्त महसूस कर रही थी। जो कर्जा चल रहा था 30 साल की उम्र में, आप समझ सकते हो 50 लाख का कर्जा आपको कैसा महसूस कराता है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपको नहीं लगता कि कभी जिंदगी में ये कर्जा आप चुका पाएंगे। 50 लाख। काउंसलिंग सेशंस लिए, पापा के जाने के बाद जो भी दर्द था उसको बांटने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि दर्द तो नहीं जाता पर दर्द से डील कैसे करना चाहिए। और एक प्यारी सी कम्युनिटी मिली मुझे जो औरतों को वित्तीय तरीके से वो स्वतंत्र हो पाए उसके तरीके बताती है। मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि मुझे पैसों से बहुत डर लगता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बैंक बैलेंस भी नहीं देखती थी इस डर के मारे कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कितने कम पैसे बचे हैं। इतना डर था और इसलिए मैंने सारा भार जो पैसों से रिलेटेड है वो मैं अपने पार्टनर पे डाल दिया था। 2018 तक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ने लग गई थी कि हमने एक फैसला लिया। वो आपको याद है, अलप्पी छोड़कर जयपुर जाना। इस बार बारी थी दिल्ली छोड़कर वापस जयपुर जाने की। रीजन वही था, 18 साल बाद सब रिपीट हो रहा था। तो एक दिन ट्रक में सामान भरा हमने। दिसंबर 15, 2018 को हमने डिसाइड किया कि हम जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये मेरा सरेंडर मोड था जहां पर मैंने सवाल ही नहीं उठाया। जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये है घर जिसमें रहना है, ठीक है। दिसंबर 2018 29 तारीख को हम जयपुर पहुंच गए। बहुत वक्त लगा वापस होम टाउन आना। 10 साल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर बनकर रहकर एक हारा हुआ इंसान वाली फीलिंग आ रही थी। सब कुछ रैप अप हो गया था, डिसॉल्व हो गया था, टीम सबको हमें जाने देना पड़ा था। अब बारी थी कर्जा चुकाने की। धीरे धीरे हम एक एक कदम बढ़ाने लगे। 1-1.5 साल तक तरुण ने नौकरी की और मेरी मुलाकात हुई पोएट्री से। वो पोएट्री जो छोड़ चुकी थी बहुत पहले, पापा के साथ ही वो पोएट्री कहीं चली गई थी और मैं इंग्लिश कॉपीराइटर थी। हिंदी में राइटिंग करने के मौके बहुत कम ही आते थे। ऐसे में एक दोस्त था जयपुर में जो एक इवेंट करा रहा था, मदर्स डे इवेंट, जिसमें मदर्स आकर अपनी कहानियां और पोएट्री सुनाने वाली थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम माँ पर कुछ लिखो और वहां पर सुनाओ। मुझे समझ में आज तक ये नहीं आता कि उस दोस्त ने मुझसे ये क्यों बोला। ना उसने मेरी कोई कविता पढ़ी थी, ना सुनी थी, ना पता था कि मैं पोएट्री करती हूँ। पर वो शायद होता है ना, यूनिवर्स प्लान करती है सब कुछ। उसने मुझसे पूछा और मैंने इवेंट के एक दिन पहले तक कुछ नहीं लिखा। मुझे लगा ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा। अगले दिन इवेंट था। इवेंट में क्योंकि देरी हो रही थी, माएँ परफॉर्म कर रही थी और वक्त निकला जा रहा था, तो फैसला हुआ कि मुझे पोएम सुनानी नहीं है क्योंकि वक्त ही नहीं है। मैं बड़ी खुश, क्योंकि वैसे भी डरी हुई थी, वैसे भी सहमी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा कि मुझे डर कर वो कविता सुनानी नहीं पड़ेगी। पर यूनिवर्स, एंड में एक फॉक परफॉर्मेंस था, वो अपनी माइक ठीक कर रहे थे, तो दोस्त ने आके बोला कि जब तक ये माइक ट्यून कर रहे हैं तुम आके सुना दो, तुम्हारी कितनी लंबी कविता है। मैंने लगा नहीं नहीं नहीं, रहने दो। पर मेरा पार्टनर, मेरे भाई सब ने मुझे धक्का दिया और आज अगर वो आप वीडियो देखोगे ना तो मेरे हाथ कांप रहे, वो पन्ना कांप रहा है। पर सामने माँ बैठी थी जिनके लिए वो कविता मैंने लिखी थी, तो उनको देखकर और सारी माँओं को ध्यान में रखते हुए कांपते होठों से ही सही, कांपते हाथों से ही सही, मैंने वो कविता सुना दी। कविता सुनाने के बाद जब मैं वापस अपने चेयर पर आई तो कुछ लोग रो रहे थे, कोई आके गले मिल रहा था, किसी ने हाथ से मेरा वो पन्ना ले लिया कि ये पन्ना मुझे चाहिए।
मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो कविता थी उसकी चंद लाइन ऐसे थी कि वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला, वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला, परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाएं, एक भी दाग रह ना जाए, वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। माँ बिजनेस करती थी ना तो बहुत टोका टोकी होती थी। तुम माँ हो, तुम भला अपना वक्त बच्चों से कैसे छीन सकती हो, तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो। बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। और इस कविता के आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि माँ ने किस तरीके से हमेशा सही करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि इस कविता के थ्रू मैं वो बता पाऊँ जो शायद हमने माँ को उस पेडेस्टल पे बिठाकर हमने जो गलती की है ना, उसके कारण उनके लिए गलती करने की कोई स्पेस ही नहीं बची है। और इसी चीज़ को लेकर वो कविता लिखी। वहाँ से मेरी जर्नी बतौर पोएट शुरू हुई। तरुण नौकरी करता रहा और एक वक्त आया जब हम दोनों ने हिम्मत की। बहुत गलती हम कर चुके थे अपने बिजनेस में, पर एक हिम्मत आई कि अब गलतियों से सीख कर उस डर से निकलना है और ये नहीं कहना कि अब कभी बिजनेस नहीं करेंगे। आज हम तीसरा बिजनेस हमारा शुरू कर चुके हैं जिसका नाम उटपटांग फिल्म्स है। पिछले 1-1.5 साल में हम 35 एड फिल्म्स बना चुके हैं, जिसमें हमने लेंसकार्ट के लिए मूवी बनाई है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मूवी बनाई है। महीने का हमारा 5 से 6 लाख का रेवेन्यू रहता है और बस कोशिश यही है कि इस रेवेन्यू को बढ़ाते जाएं। हमारा कर्जा याद है 50 लाख का, वो आज 5 लाख पर है। वो भी बहुत उम्मीद है कि इस साल ख़त्म हो जाएगा। और जो भी लोग आज कर्जे से जूझ रहे हैं ना, उनको बस यही कहना है कि एक एक कदम उठाते जाओ। कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं है कि वो आपसे ऊंचा हो जाए। आप कभी भी छोटे मत फील करो खुद को। आपकी जो जिद है ना वो बड़ी रखो, सब कुछ छोटा लगेगा। तो जो ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं, हारते हैं फिर जीतने की कोशिश करते हैं, तो उन पर कुछ लिखा है कि जब तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, जब तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, तर्क खुद को देते हो कि नाम करने हैं बड़े, आदतें जो राह रो के रोज उनसे तुम लड़े, हर अधूरी कोशिशों की नापते हो तुम जड़े, हर बहाने तोड़े दम कदम बस आगे ही बढ़े, जिद तुम्हारी हो अडिग वजह न कोई अब अड़े। हाँ ये बात है सही कि रोज गिरते सब यहाँ, पर शिखर पर है वही जो पीछे ख्वाबों के पड़े, जो पीछे ख्वाबों के पड़े। जो भी कविताएं आज मैं लिखती हूँ वो सब मेरे अनुभवों से आती है। तो आप देखेंगे कि मैं जेंडर इक्वालिटी पर, विमेन एंड फाइनेंस पर, मेंटल हेल्थ पर, इन सब टॉपिक्स को छूती हूँ अपनी कविताओं के थ्रू। आज माँ तुम भी गलत हो सकती हो जो कविता है, और आखिर तुम होते कौन हो जो रिलेशनशिप पे कविता है, इस पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और इस कविताओं को आप तक लाने के लिए मैंने वो नाम चुना जिससे मैं ज़िंदगी भर भागती रही, और आज मैं बत्तों के नाम से ही जानी जाती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका वैसे नाम क्या है। वो अनामिका नाम ना वो कहीं पीछे छोड़ दिया, तो मेरा नाम बत्तो है और आप सुन रहे थे बत्तों की बकवास। थैंक यू सो मच। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।